यादव समाज के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी सनसनीखेज और चौंकाने वाली जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। भले पौराणिक ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश यानी यादव कुल का यह सरनेम मौजूद था, लेकिन 1931 से पहले की जनगणनाओं में यादव सरनेम उत्तर भारत में था ही नहीं। आखिर क्या वजह थी कि 1901 से 1931 तक की ब्रिटिश जनगणनाओं में यादव सरनेम की कोई आधिकारिक प्रविष्टि थी ही नहीं। 1931 से पहले उत्तर भारत, बिहार, महाराष्ट्र या दक्षिण भारत में यह समाज आखिर कौन से सरनेम लिखता था? यादव पहचान पाने के लिए किसने, क्यों और कितना बड़ा सामाजिक संघर्ष किया? जालौन के राजपूत यदुवंशियों और दक्षिण के देवगिरी साम्राज्य से इसका क्या संबंध था? जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पौराणिक मान्यता और ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार यदुवंश की उत्पत्ति राजा ययाति के ज्येष्ठ पुत्र राजा यदु से मानी जाती है। राजा यदु के वंशज ही यादव कहलाए। इस वंश में आगे चलकर वृष्णि, अंधक और चेदी आदि प्रमुख शाखाएं विकसित हुई। इसी यदुवंश की वृष्णि शाखा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इतिहासकार डॉक्टर भगवान सिंह अपनी पुस्तक द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में प्राचीन वैदिक साहित्य का संदर्भ देते हुए लिखते हैं कि ऋग्वेद काल का अभीर समुदाय और यदुवंशी परंपराएं कालांतर में सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे में समाहित हो गई, जिन्होंने आगे चलकर क्षेत्रीय पहचानें धारण की। ब्रिटिश काल में 1871-72 से शुरू हुई जनगणनाओं का उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण और समाज को वर्गीकृत करना था। तब के जनगणना आयुक्त हर्बर्ट रिजले के समय जातियों का पदानुक्रम तय किया गया था। इन जनगणनाओं में उत्तर भारत के इस समुदाय को यादव के रूप में नहीं बल्कि अनेक पारंपरिक और क्षेत्रीय जातियों, मुख्यतः अहीर, ग्वाला, गोला आदि के नाम से दर्ज किया गया था। इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, वो समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। मैं बात 1901 से 1911 की जनगणनाओं की कर रहा हूँ। 1921 की जनगणना को हम देखें तो इस दौरान कई क्षत्रिय सभाओं ने याचिकाएं दायर की, लेकिन सरकारी रजिस्ट्रों में पारंपरिक जातिगत नाम ही मुख्य प्रविष्टि बने रहे। 1931 की जनगणना यह अंतिम भारत की पूर्ण जाति जनगणना थी। तब जनगणना आयुक्त J.H. हटन थे। 1931 की इस जनगणना में पहली बार व्यापक स्तर पर यादव शब्द को आधिकारिक तालिकाओं में स्थान मिला था। 1931 की दिल्ली और पंजाब की जनगणना रिपोर्ट में यादव सरनेम से अलग प्रविष्टियां न होकर उन्हें अहीर श्रेणी के अंतर्गत ही जोड़ा और गिना गया था। इसका कारण औपनिवेशिक प्रशासन का वह नियम था जिसमें नए सामाजिक दावों के बजाय पारंपरिक नामों को प्राथमिकता दी जाती थी। यानी तब यादव सरनेम तो मान लिया गया था, लेकिन जो उपजातियां जिसमें अहीर आदि सरनेम थे उनको भी लिखा गया था। वास्तव में यादव सरनेम पाने के लिए कई संघर्ष हुए। 19वीं सदी के अंत में आर्य समाज के प्रभाव और सामाजिक पुनर्जागरण के दौर में इस समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग ने महसूस किया कि भारत के विभिन्न राज्यों में बिखरी उपजातियों को एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मंच पर लाने की आवश्यकता है। 1924 में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का गठन हुआ। इसने विभिन्न राज्यों में बिखरे समुदायों को एक सूत्र में पिरोने के लिए यादव नाम को एक अम्ब्रेला पहचान के रूप में प्रचारित किया था। संवैधानिक और प्रशासनिक तौर पर भी इन्होंने संघर्ष किया। महासभा और क्षेत्रीय नेताओं ने ब्रिटिश प्रांतीय सरकारों को ज्ञापन सौंपे। उनका तर्क था कि चूंकि उनकी पौराणिक जड़ें यदुवंश से जुड़ी हैं, इसलिए उन्हें अभिलेखों में यादव दर्ज किया जाए और यह अधिकार उनको मिलना चाहिए। लंबे संघर्ष के बाद दिसंबर 1930 में मद्रास
प्रेसिडेंसी और अन्य प्रशासनों ने, यानी अंग्रेजों की जो इकाइयां थी, उन्होंने जनगणना अभिलेखों में यादव दर्ज करने की अनुमति दे दी थी। प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर M.S.A. राव अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में लिखते हैं कि 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में यादव आंदोलन ने न केवल एक पौराणिक वंशावली को पुनर्जीवित किया, बल्कि यह बिखरी हुई क्षेत्रीय उपजातियों को एक राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत के रूप में संगठित करने का एक सशक्त माध्यम बना था। अब सवाल है कि आज के यादव 1931 से पहले कौन से सरनेम इस्तेमाल करते थे। इसके लिए हमें राज्यवार देखना होगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन क्षेत्रों में अहीर, राव, चौधरी लिखते थे। खासतौर पर हरियाणा का जो अहीरवार क्षेत्र है, जो गुड़गांव से आगे की तरफ निकल जाता है, उसमें यादव लोग राव सरनेम लिखते थे और आज भी लिखते हैं। हालांकि समय के साथ कुछ लोग यादव सरनेम भी इस्तेमाल करने लगे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ग्वाला, गोप, महतो, मंडर और मंडल सरनेम इस्तेमाल करते थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अहीर, ठेठवार और नाइक सरनेम प्रयोग किया जाता था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में गोल्ला, यादवानी सरनेम होता था। इसी तरह से हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे इडयन और कोनेर लिखा जाता था। महाराष्ट्र और गुजरात के लोग अहीर, गवरी और जादव लिखते थे। अहीरवार क्षेत्र जो कि हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में फैला है, वहाँ राव सरनेम सबसे अधिक प्रतिष्ठित था, जो रेवाड़ी के वीर शासक राव तुलाराम जैसे नायकों और जागीरदार परिवारों की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा था। अब बात कर लेते हैं जालौन के यदुवंशी राजपूत यादव और दक्षिण भारत के यादवों की। जालौन जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में है और वहाँ के यदुवंशी राजपूत। उत्तर प्रदेश के जालौन और बुंदेलखंड क्षेत्र में यदुवंशी क्षत्रियों का एक लंबा ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है। मध्यकाल में कई यदुवंशी शासक और जमींदार स्वयं को राजपूत या यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में पहचानते थे। औपनिवेशिक काल में विद्वान विलियम कुक अपनी पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड आउट में लिखते हैं कि बुंदेलखंड और जालौन क्षेत्र के अहीर व यदुवंशी अपनी सैन्य परंपराओं और भूमि स्वामित्व के कारण क्षेत्रीय सामाजिक पदानुक्रम में एक विशिष्ट स्थान रखते थे। दक्षिण भारत में देवगिर के यादव वंश का विशाल साम्राज्य रहा है, जिसे 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्से पर शासन किया था। इसके अलावा तमिलनाडु के कोनेर और आंध्र के गोला समुदाय की पौराणिक वंशावली भी यदुवंश से जुड़ती है। फ्रांसीसी समाजशास्त्री क्रिस्टोफर जाफर लॉट अपनी पुस्तक इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन में इस सामाजिक बदलाव का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि 20वीं सदी में अहीर या ग्वाला पहचान से निकलकर यादव सरनेम को अपनाना केवल एक जातीय बदलाव नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक काल के लोकतंत्र और चुनावी राजनीति में अपनी संख्यात्मक शक्ति स्थापित करने की एक सोची समझी सामाजिक रणनीति थी। वैसे मैं पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूं कि 1871-72 में W. हंटर के नेतृत्व में पहली बार भारत की जातियों को मोटे तौर पर श्रेणीबद्ध करने की कोशिश हुई थी। इसके बाद 1881 से हर 10 साल में एक बार जनगणना करने का प्रावधान किया गया था और इसमें जाति का कॉलम अनिवार्य किया गया था। 1901 में जनगणना आयुक्त हर्बर्ट रिजले ने शारीरिक मापदंडों और सामाजिक शुद्धता के आधार पर जातियों का पदानुक्रम तय किया था। इसके बाद कई जातियों ने खुद को उच्च श्रेणी में दर्ज कराने के लिए आंदोलन किया था। आप हर्बर्ट रिजले वाली उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें लोगों की नाक को नाप कर देखा गया था कि वो किस नस्ल का व्यक्ति है। 1911 और 1931 में इन जनगणनाओं में अहीर क्षत्रिय सभाओं ने ब्रिटिश सरकार से अपनी पहचान क्षत्रिय दर्ज कराने की आधिकारिक आवेदन किए थे। अहीरों की सेना के लिए एक मार्शल रेस लड़ाकू नस्ल और प्रमुख कृषक जाति का माना गया था। 1931 में J.H. हटन के दौर की इस जनगणना में पहली बार पीड़ित वर्ग और ओबीसी अन्य पिछड़ों का विस्तृत डेटा तैयार हुआ, जिसे आज़ादी के बाद मंडल आयोग ने भी आधार बनाया।
इसी जनगणना में यादव शब्द ने आधिकारिक पहचान का रूप लिया था। वैसे तो 1941 में भी जनगणना हुई थी, लेकिन तब दूसरी विश्व युद्ध के कारण ये आंकड़े पूरी तरह से सारणीबद्ध और प्रकाशित नहीं हो सके थे। आज़ादी के बाद 1951 से केवल SC/ST की ही गिनती का अलग नियम बनाया गया था, बाकी कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं हो रहा था। लेकिन अब भारत में फिर से जाति जनगणना हो रही है। अंत में यही कह सकते हैं कि 1931 से पहले की जनगणनाओं में उत्तर भारत के सरकारी कागजों में यादव सरनेम का प्रत्यक्ष रूप से न दिखना किसी समुदाय की गैर मौजूदगी को नहीं दर्शाता। यह केवल औपनिवेशिक काल की वर्गीकरण पद्धति का परिणाम था। बहरहाल पौराणिक काल का यदुवंश, जो सदियों तक क्षेत्रीय स्तर पर अहीर, राव, ग्वाला और गोला के रूप में जाना जाता था, वह 20वीं सदी के सामाजिक आंदोलनों और 1931 की जनगणना के माध्यम से एक आधुनिक और सर्वव्यापी पहचान यादव के रूप में स्थापित हो गया था। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।